कल कहां तक पढ़ा दिए थे हम? कल कहां तक हो गया था? श्वसन की कितनी अवस्थाएं होती है? कौन कौन? चलो अब है क्वेश्चन है, ग्लूकोज के ऑक्सीजन से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने की विभिन्न मार्ग क्या है? ग्लूकोज, ग्लूकोज जानते हो? ग्लूकोज का सूत्र कितना क्या होता है? चीनी का चीनी का सूत्र याद रखिएगा, वो आते रहता है बराबर। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? O11। ठीक है, चीनी का रासायनिक सूत्र लिख लीजिए, C6H22 C6H22O11 यह चीनी का रासायनिक सूत्र है। हुआ किसका है? चीनी का रासायनिक सूत्र है। हो गया, उतार लिए? देखेंगे वहां ग्लूकोज की ऑक्सीजन से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न मार्ग निम्नलिखित है। पहला क्या है? देखो ग्लूकोज, देखेंगे वह ये क्या है? देखो यही है ना ग्लूकोज। उसके बाद यह कहां पे जाता है? कोशिका द्रव में मिलता है। ठीक है, उसके बाद यह पायरुवेट और एटीपी ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उसके बाद क्या क्या निर्माण करता है? देखो CO2 और H2O प्लस ऊर्जा, इधर करता है एथेनॉल प्लस CO2। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसमें शोषण होता है? बुआ अवायवीय शोषण किसमें होता है? किसमें होता है? किस जीव में होता है? पेड़ पौधे में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसमें होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी पेड़ पौधे में, मनुष्य और जितने भी जीव जंतु है सभी में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, और पेड़ पौधे में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जाइमेज की उपस्थिति में ईस्ट में होता है यह। उसके बाद ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? ऊर्जा गृह कहा जाता है। किसका? आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम। लिख लेंगे, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, और माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर गृह। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया। खुशबू आऊ कहां है? आज हो गया बुआ? अब देखेंगे ऑक्सीजन के अभाव में पेशी कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल
यानी कि लैक्टिक अम्ल के रूप में यह प्राप्त होता है। यहाँ पे CO2 और H2O प्लस ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है, यहाँ पे एथेनॉल प्लस CO2 के रूप में प्राप्त होता है। अगला है क्वेश्चन हुआ, देखेंगे ग्लाइकोसिस की क्रिया से आप क्या समझते हैं? ग्लाइकोसिस, ठीक है, ग्लाइकोसिस ग्लूकोज अणु पर कोशिका द्रव में विशिष्ट एंजाइमों द्वारा उत्प्रेरित चरणबद्ध प्रतिक्रियाओं को कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं? चरणबद्ध, जिसमें ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से पाइरुवेट अम्ल बनता है। अभी देखे होंगे पीछे, ग्लूकोज के विखंडन से लैक्टिक अम्ल बनता है ना, यहाँ पाइरुवेट प्लस एटीपी में टूटता है ना, उसके बाद लैक्टिक अम्ल जाता है ना, तो यहाँ पे ग्लूकोज के पाइरुवेट अम्ल बनता है एवं एटीपी अशुद्ध लाभ होता है, यानी उसको एक और लाभ होता है, उसको क्या कहते हैं? एटीपी। हमारे शरीर में जो ऊर्जा है किसके रूप में विद्यमान रहते हैं? एटीपी के रूप में विद्यमान रहते हैं। ठीक है, अब बाह्य श्वसन एवं अंतः श्वसन में अंतर। बाह्य श्वसन एवं अंतः श्वसन, ठीक है, श्वसन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में तथा CO2 को कोशिकाओं से बाहर वातावरण में पहुंचाया जाता है, बाह्य श्वसन कहलाता है। CO2 को कोशिकाओं से बाहर पहुंचाता है, यानी कि हम लोग जो सांस लेते हैं, ठीक है, सांस ग्रहण करते हैं, यानी कि कौन? O2, कौन गैस लेते हैं? O2 लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं, और जब हम बाहर छोड़ते हैं तो कौन छोड़ते हैं? तो इसी को क्या कहते हैं? बाह्य श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य श्वसन कहते हैं। अंतः श्वसन चरणबद्ध जीव रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसके द्वारा कोशिकाओं में ग्लूकोज, कभी कभी वसा अम्लों में या विशेष परिस्थिति में एमिनो अम्ल की ऑक्सीजन से ऊर्जा का उत्पादन होता है, यानी कि ऑक्सीजन के रूप में निकलता है। ऊर्जा जो होता है वह ऑक्सीजन से प्राप्त करके ऑक्सीजन को ही निकाल देता है बाहर शरीर के। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? अंतः श्वसन कहते हैं। ठीक है, अंतः श्वसन कहते हैं। यह जो है ना, इसको टिक करके लिख लीजिएगा, जो जाएगा PDF तो, ठीक है, उसमें। उसके बाद है बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता की पूर्ति हेतु विसरण की प्रक्रिया प्राप्त नहीं है। क्यों? बहुकोशिकीय जीव कौन होते हैं बुआ? हम लोग काय कोशिकीय हैं? बहुकोशिकीय जीव है। बहुकोशिकीय जीव का क्या क्या होना आवश्यक होता है? बहुकोशिकीय जीव के लिए श्वसन के लिए अलग अंग होते हैं, ठीक है, सभी के लिए अलग अलग प्रकार के अंग होते हैं, कुछ मुख्य कार्य के लिए अलग अलग प्रकार के अंग होते हैं, वह क्या हो जाते हैं? बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे में देखेंगे बहुकोशिकीय जीवों में जीवन संबंधी कार्यकलाप के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पादन के लिए इनकी अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इनमें विशिष्ट प्रकार के श्वसन अंग विकसित होते हैं। यही कारण है कि इनमें विसरण द्वारा ऑक्सीजन आपूर्ति पर्याप्त नहीं हो पाता है, यानी कि हम लोग जो मनुष्य होते हैं वह विसरण के द्वारा श्वसन नहीं करते हैं। यह जो है हम लोग का जो श्वसन दर है वह तेज होता है, ठीक है, अधिक होता है श्वसन दर, और जो पेड़ पौधे होते हैं उनका श्वसन दर कम होता है। हम बताए थे पिछले क्लास में भी कि मनुष्य का जो श्वसन दर होता है वह क्या होता है? पेड़ पौधों से अपेक्षा तेज होता है, यानी कि अधिक होता है। और वही चीज यहाँ पे करा, इसी के कारण हम लोग विसरण नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं? श्वसन की क्रिया करते हैं। और हम लोग एक मिनट में लगभग कितने बार सांस लेते और छोड़ते हैं? 72 नहीं, 80 के करीब में, ठीक है, लगभग 80 बार सांस लेते और छोड़ते हैं। ठीक है, अब अगर मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम है? देखो, मानव शरीर में सबसे पहले अगर हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो एनीमिया रोग हो जाता है, लिख लेंगे, एनीमिया रोग हो जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला एक रोग है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया रोग है। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया रोग है। एनीमिया
देखो यही एनीमिया का लक्षण है। देखो हुआ श्वसन संबंधी बीमारी हो जाता है, थकावट एवं ऊर्जा की कमी हो जाता है। हमारे शरीर में अगर खून की कमी होगी तो हमको थकावट ज्यादा महसूस होगा, ऊर्जा, हमको कोई भी काम में मन नहीं लगेगा। ठीक है, कोई भी काम में मन नहीं लगेगा, यह एनीमिया का लक्षण होता है। ठीक है, और मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? सामान्य रक्तचाप 120/80, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर अगर अधिकतम होना चाहिए तो कितना होना चाहिए? 120। लो होना चाहिए कितना? 80। 80 के नीचे आ गया तो बीपी लो, 80 के 120 के ऊपर चले गए तो बीपी हाई हो जाता है। ठीक है, बीपी हाई हो जाता है, जिसमें क्या होता है, बीपी हाई होगा तो क्या हो जाएगा? हार्ट अटैक आएगा, ब्रेन हेमरेज का संभावना रहेगा। ठीक है, ये सब बीपी हाई की वजह से होता है। नाक से खून आने लगेगा, इस प्रकार से होगा। बीपी लो में भी होता है इसी प्रकार से। ठीक, चक्कर आने लगेगा, चक्कर आने लगेगा। बीपी हाई होगा तो गुस्सा अधिक आएगा। हमारा गुस्सा अधिक आता है। चलो अब है अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक व्यायाम के दौरान खिलाड़ियों के शरीर में क्रैम्प उत्पन्न होने लगता है, क्यों? जब हम लोग अधिक व्यायाम करते हैं या दौड़ते हैं, दौड़ने के बाद कोई भी खिलाड़ी जो होता है जब दौड़ता है तो दौड़ने के बाद उसका पैर में दर्द होने लगता है। यहाँ पे तुम लोग को दर्द होगा, ठीक है, घुटना के नीचे होता है ना। दौड़ने से हमारा जो है श्वसन की दर हम लोग को तेज करना पड़ता है और अधिक श्वसन हम लोग ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन अधिक मात्रा में आ जाता है शरीर में, ऑक्सीजन की अधिक मात्रा में जरूरत पड़ती है शरीर में। ठीक है, और हम लोग बहुत तेज सांस भी लेने लगते हैं, छोड़ने लगते हैं। उससे हमारे शरीर में क्या लैक्टिक अम्ल पैदा लेता है, जो लैक्टिक अम्ल जहां पे क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, जिससे कारण हम लोग को शरीर में ऐंठन उत्पन्न होता है। ठीक, इसमें देखेंगे अत्यधिक व्यायाम के दौरान खिलाड़ी के पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। बताया ना, ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता होती है और हम लोग तेज सांस लेते हैं। ठीक है, इसके परिणाम से ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है एवं लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। बताया ना, लैक्टिक अम्ल कौन होता है? अब देख लो, लैक्टिक अम्ल HCl। हाँ, पेशियों में अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण शरीर में क्रैम्प या ऐंठन आ जाता है। यानी कि पेशी जो होता है, हमारा जो मांसपेशी होता है, उसमें क्रैम्प भी हो सकता है और ऐंठन यानी कि दर्द करने लगता है। देखते होगे कि तुम लोग अधिक दौड़ लो तो यहाँ पे पैर, घुटना के नीचे दर्द हो जाएगा, बाह में दर्द हो जाएगा, इधर दर्द हो जाएगा, मन थकावट सा लग जाएगा, कोई काम में नहीं लगेगा। ठीक है, और वही रेगुलर जब करने लगोगे, वही चीज रेगुलर करोगे डेली, तो वो आदत हो जाएगा, तो फिर कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अधिक और उससे अधिक मात्रा में कर लोगे फिर तो वह तुमको उस प्रकार से ऐंठन और दर्द हो जाएगा या क्रैम्प आने की संभावना रहेगी। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन वहां पे पूरा नहीं हो पा रहा है। जहां ऑक्सीजन पूरा नहीं हो वहां क्रैम्प आना सामान्य बात है। क्रैम्प यानी कि कहीं लगा कि कोई चूल्हा गया, चाहे कुछ टूट जाए, इस प्रकार से होता है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभ की स्थिति में होते हैं? अब देखो, हम लोग जो होते हैं स्थलीय जीव है। हम लोग स्थल पर कितना प्रतिशत वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है? 21%। वायुमंडल से हम लोग ऑक्सीजन लेने में हम लोग को कोई कठिनाई नहीं होती, लेकिन जलीय जीव को पानी में जो घुला हुआ ऑक्सीजन की मात्रा है वही ऑक्सीजन ले पाते हैं। जलीय जीव जो होते हैं वह पानी में घुला हुआ ही ऑक्सीजन को प्राप्त करते हैं। वह बाहर से ऑक्सीजन लेंगे, अगर वही चीज वायुमंडल से जब डायरेक्ट ऑक्सीजन लेंगे तो वह मर जाएंगे। अगर मछली को लिया बाहर, कहो कि पूरा यहाँ तो खुला हुआ है, तुम जितना ऑक्सीजन लेना है ले लो, बेचारा 10 मिनट में स्वाहा हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको पानी में मिला हुआ ऑक्सीजन ही चाहिए। तो यही चीज है यहाँ पे, जलीय जीव श्वसन में जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की तुलना में जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा में काफी कम होती है, और जल में जो घुला हुआ ऑक्सीजन होता है वह वायु की तुलना में बहुत कम होता है। हमारे वायुमंडल में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन है, लेकिन जल में बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। स्थलीय जीव के अपने जीवन संबंधी कार्यकलाप के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसमें श्वसन के लिए विशिष्ट अंग पाए जाते हैं। हम लोग के श्वसन के लिए एक विशिष्ट अंग होता है ना, नासिका छिद्र बोलते हैं उसको, नासिका छिद्र, नासिका द्वार। इसमें जो वायु को ऑक्सीजन प्राप्त कर, इस प्रकार जलीय जीव की तुलना में स्थलीय जीव श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में लाभप्रद स्थिति में होता है। यानी कि हम लोग के लिए अलग एक होता है, और क्या होता है, उसको नासिका छिद्र होता है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, श्वसन के प्रथम चरण का संक्षिप्त वर्णन करें। श्वसन का प्रथम चरण यानी श्वसन जो होता है उसका पहला चरण क्या है? श्वसन का प्रथम चरण कोशिकाओं में
कोशिका द्रव में एंजाइम की उपस्थिति में जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की श्रृंखला द्वारा संपादित होता है। यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी हो सकता है, जिसके अंत में सामान्य पायरुवेट अम्ल बनता है। जीवाणु और पेशी कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल और ईस्ट कोशिका में एथेनॉल बनता है। इससे ग्लूकोज का आंशिक विखंडन के कारण ऊर्जा बहुत कम मात्रा में विमुक्त होता है। बताए थे कि पीछे जो चित्र था उसमें दिया हुआ था, पायरुवेट और एटीपी के रूप में ऊर्जा होता है। वह 3 प्रकार से टूटता है कि वह लैक्टिक अम्ल में भी टूटता है ना, बताए थे ना। अब स्थलीय जीव और जलीय जीव श्वसन की क्रिया के लिए किस प्रकार ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं? तो स्थलीय जीव कैसे प्राप्त करते हैं और जलीय जीव कैसे प्राप्त करते हैं? जलीय जीव जो होता है वह पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन को प्राप्त करता है। स्थलीय जीव वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा है उससे वह क्या करता है? सांस लेता है और छोड़ता है। देखो, स्थलीय जीव श्वसन की क्रिया के लिए ऑक्सीजन से वायु ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन से क्या करते हैं? वायु जो है वायु में से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। इन जीवों में फेफड़ा प्रमुख अंग होता है। मानव का प्रमुख श्वसन अंग क्या है? प्रमुख श्वसन अंग फेफड़ा। लिख लेंगे, मानव का प्रमुख श्वसन अंग फेफड़ा होता है। मानव का प्रमुख श्वसन अंग फेफड़ा होता है। मानव का प्रमुख श्वसन अंग फेफड़ा होता है। और जलीय जीव का उसी में लिखेंगे, जलीय जीव का प्रमुख श्वसन अंग गिल्स होता है। गिल्स, गलफड़ा। और जलीय जीव का प्रमुख श्वसन अंग गिल्स होता है, यानी गलफड़ा। और जलीय जीव का प्रमुख श्वसन अंग गिल्स होता है। और जलीय जीव का प्रमुख श्वसन अंग गिल्स होता है, यानी गलफड़ा। हो गया बुआ? यह क्वेश्चन जो है ना, इसको वीवीआई कर लीजिएगा। जा देखो भाई, क्वेश्चन है श्वसन और दान में अंतर है ना यहाँ पे, इसको बीबीआई कर लीजिएगा। बाहर कैसे आते रे, कैसे कटेगा? चलो देखो बुआ, इसको जो है ना वीवीआई कर लीजिएगा। श्वसन और दहन में अंतर लिखे, बार बार 2 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है बुआ, लिख लीजिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन को घर से बनाना है। श्वसन और दहन में अंतर लिखें। कभी कभी 5 नंबर में भी पूछ दिया है, कभी कभी 2 नंबर में तो बहुत बार पूछा है। हम 2 बार रिवीजन करवा देंगे, टेंशन नहीं ना लो तुम लोग को। हम कहे 2 बार रिवीजन करवा देंगे तो 2 अंतर लिखना। क्वेश्चन 2 नंबर के है तो 2 ना रहेगा, तो 5 नंबर में भी लिख लेना। हम कहे ना चलिए वो आगे देखेंगे। श्वसन की क्रिया जीवित कोशिकाओं में साधारण वायुमंडलीय तापमान पर संपन्न होती है, जबकि दहन की क्रिया उच्च तापमान पर कहीं भी वस्तुओं को जलने से संपन्न होती है। दूसरा है देखेंगे, श्वसन की क्रिया एंजाइमों में द्वारा संचालित होती है, जबकि दहन की क्रिया एंजाइमों की जरूरत नहीं होती है। दहन की क्रिया में एंजाइमों की जरूरत नहीं होती है। अब है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को विषैली गैस क्यों कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुआ, ये भी नोट कर लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को विषैली गैस क्यों कहा जाता है?
कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को विषैली गैस क्यों कहा जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को विषैली गैस क्यों कहा जाता है? हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को विषैली गैस क्यों कहा जाता है? देखो बुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होता है, अगर हमारे शरीर में हम ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस लेंगे तो ये इतना विषैली गैस है कि शरीर में ब्लड में अगर घुल मिल जाता है तो ब्लड को थक्का बना देता है, जमा देता है, जिससे हमारा जो है रक्त संचरण रुक जाता है। रक्त संचरण रुकने के कारण क्या होता है? हम लोग की मौत भी हो सकती है। ठीक है, हाँ, रक्त संचरण रुकेगा तो क्या हो जाएगा? हार्ट अटैक हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, बहुत सारा खतरा हो सकता है। ठीक है, हाँ, तो मौत तो जाइए करेगा। देखो यहाँ पे देखो, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO की हेमोग्लोबिन के साथ संयोजन की क्षमता O2 से अधिक होती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो है क्षमता अधिक होती है, जल्दी सहयोग कर लेता है किसके साथ? रक्त के साथ, जिसका परिणाम स्वरूप यह हीमोग्लोबिन के साथ O2 का संयोजन नहीं होने देती है। इसके फलस्वरूप रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता समाप्त हो जाती है और शरीर ऊतकों की ऑक्सीजन के अभाव में मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए CO को एक विषैली एवं प्राणघात गैस के रूप में जाना जाता है। CO को क्या कहा जाता है? ठीक है, प्राण CO जो हो गया वह कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है, वह एक क्या है? विषैली गैस है। अब श्वसन का द्वितीय चरण का संक्षिप्त वर्णन करें। श्वसन का दूसरा चरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इससे विभिन्न ऑक्सीजन जीव रासायनिक अभिक्रिया विशिष्ट श्वसन एंजाइमों द्वारा पूर्ण होती है। इससे ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन के फलस्वरूप अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इस चरण में प्रतिक्रियाएं एवं चक्रीय क्रम में चलती है, जिसे क्रेब चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं हुआ? क्रेब चक्र कहते हैं। श्वसन का यही दूसरा चरण होता है। अब मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? अब देखो, हम लोग सांस के रूप में कौन सा गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। छोड़ते कौन सा गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। देखेंगे मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिवहन रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन नामक वर्णक की मदद से होती है। यह वर्णक फेफड़ों में वायु कोश में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन को ग्रहण कर इसे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में विस्तारित कर देता है। यानी कि जब फेफड़ा जो होता है वो ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है, जब हम वायु लेते हैं तो वायु में ऐसा थोड़ा है कि सिर्फ ऑक्सीजन नहीं जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है। फेफड़ा का क्या काम होता है? वो ऑक्सीजन को क्या कर लेता है? रख लेता है, संचित कर लेता है और पूरे शरीर में फैला देता है। जो बच जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, चाहे अंदर से भी कुछ कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, उसको क्या करता है? शरीर के बाहर निकाल देता है। ठीक है, विशिष्ट पुनः यह उपापचय की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, उपापचय की जो क्रिया होती है उसके फलस्वरूप उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण कर रक्त परिवहन के द्वारा फेफड़ों तक पहुंचाता है। यानी कि उसको कहां तक पहुंचा देता है? फेफड़ों तक पहुंचा देता है। फेफड़ा द्वारा इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। जो हम लोग सांस छोड़ने की क्रिया में इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकालते हैं। अगर जलीय जीवों श्वासोच्छ्वास की दर स्थलीय जीवों से अधिक क्यों होती है? जलीय जीव श्वसन क्रिया में जल में घुलित ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करता है, जिसकी मात्रा वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा से काफी कम होती है। पता है हम ना, पीछे क्वेश्चन में बताए थे कि जलीय जीव जल में जो होता है ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है वायुमंडल की अपेक्षा। इसी कारण जलीय जीवों में श्वासोच्छ्वास की दर स्थलीय जीवों से अधिक होती है। श्वासोच्छ्वास की दर यानी कि सांस लेने की जो दर होती है वो हम लोग से अधिक किसका होगा? जलीय जीव का होगा। और जो पेड़ पौधे से अधिक दर हम लोग का होगा, हम लोग से भी अधिक दर किसका होगा? हाँ। रंध्र और वातरंध्र क्या है? श्वसन में इसकी क्या भूमिका है? क्वेश्चन लिख लीजिएगा वो। रंध्र और वातरंध्र क्या है? रंध्र और वातरंध्र क्या है?
श्वसन में इसकी क्या भूमिका है? देखेंगे पौधों की पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को रंध्र कहते हैं, जबकि पुराने वृक्षों के तनों की कड़ी त्वचा पर मृत कोशिकाओं के बीच पाए जाने वाले छिद्रों को वात रंध्र कहते हैं। ठीक है, पुराने जो वृक्ष हो गया जैसे पीपल, बरगद, ये सब का वृक्ष पुराना होता है और पौधों की पत्तियों की सतह पे, पत्तियां जो होती है उसके सतह पे पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? सूक्ष्म छिद्रों को रंध्र कहते हैं। जबकि कड़ी त्वचा पर मृत कोशिकाओं के बीच पाए जाने वाले छिद्रों को वात रंध्र कहते हैं। रंध्र और बाल रंध्र दोनों ही पादपों के गैसों में प्रवेश होते हैं। विचलन क्रिया द्वारा पौधों में श्वसन गैसों के आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों द्वारा होता है। यानी कि पौधों में जो होता है वह विचलन के माध्यम से श्वसन की क्रिया होती है। किसके माध्यम से होती है? विचलन के माध्यम से। श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में अंतर स्पष्ट करें। भी क्वेश्चन लिख लीजिए, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में अंतर स्पष्ट करें। श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में अंतर स्पष्ट करें। देखेंगे श्वसन एक अपचय प्रक्रम है जिसमें ग्लूकोज का विखंडन होता है, जबकि प्रकाश संश्लेषण एक अपचय प्रक्रम है जिसमें ग्लूकोज का संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ग्लूकोज क्या होता है? जमा होता है। ठीक है, और हाँ, प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है उसमें ग्लूकोज क्या करता है? उसमें जमा होने का काम कार्य करता है। ठीक है, और हम लोग जो करते हैं श्वसन करते हैं उसमें ग्लूकोज टूटता है। ठीक है, तब देखते हो हम लोग भोजन करते हैं, फिर हम लोग को क्या लगता है? भूख लग जाता है। श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, जबकि प्रकाश संश्लेषण में CO2 का इस्तेमाल होता है। श्वसन की क्रिया जो हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन होता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में CO2 ग्रहण किया जाता है, ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है वायुमंडल में। ठीक है, इसलिए कहा जाता है रात के समय पेड़ पौधे के पास नहीं सोना चाहिए, नहीं तो क्या हो सकता है? हाँ, ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु हो सकती है। श्वसन जैव ऊर्जा उत्पादन का एकमात्र साधन है, जो कि प्रकाश संश्लेषण भोजन उत्पादन का एकमात्र साधन है। श्वसन जो है जैव ऊर्जा उत्पादन का एकमात्र साधन है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण जो है वह भोजन उत्पादन का एकमात्र साधन है, यानी भोजन उत्पादन करने का। पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? तो विसर्जन की विधि द्वारा होता है। बुआ लिख ले, ये वाला जो है एक लाइन में लिख लेंगे। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो विसर्जन विधि द्वारा होता है। पौधों में लिखेंगे, पौधों में गैसों का आदान प्रदान विसर्जन विधि द्वारा होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान विसर्जन विधि द्वारा होता है। विसरण पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? विसरण विधि के। देखेंगे पौधों में गैसों का आदान प्रदान जब प्रदान उनकी बाहरी सतह पर उपस्थित रंध्र के द्वारा होता है, उनमें CO2 एवं O2 का आदान प्रदान विसरण की क्रिया द्वारा होता है, जिसकी दिशा में पौधे की आवश्यकता एवं पर्यावरण की आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। फिर आगे देखेंगे किण्वन किस प्रकार का शोषण है या कहाँ होता है? किण्वन एक प्रकार का अवायवीय शोषण है। ठीक है, लिख लेंगे नोट करके, किण्वन एक प्रकार का अवायवीय शोषण है। किण्वन एक प्रकार का अवायवीय शोषण है। आदित्यनाथ मुंह कान बांध लिया है, कह रहा रे। किण्वन एक प्रकार का अवायवीय शोषण है, जिसमें इतना ही लिखना है, किण्वन एक प्रकार का अवायवीय शोषण है।
देखेंगे, जिसमें ईस्ट द्वारा पायरुवेट को एथेनॉल एवं CO2 में परिवर्तित कर दिया जाता है। यह ईस्ट कोशिकाओं के द्वारा जाइमेंज एवं एंजाइम में के स्रावित के रूप में संपन्न होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक, कल दीर्घ उत्तरीय होगा और फिर परिवहन में हम लोग प्रवेश कर जाएंगे।